तो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पार्ट 1 को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। सिर्फ एक ही सेक्शन हमारा रहता है, दैट इज सेक्शन नंबर 41 विच इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसके अलावा हम लोगों ने सेक्शन 23 से ये चैप्टर को शुरू किया था और 23 से लेके हमने ऑलमोस्ट सेक्शन 40 तक के सारे प्रोविजंस को कवर कर लिया। क्विक रिकैप अगर हम करें तो सेक्शन 23 क्या बताता है? What does section 23 provides? Section 23 provides कि एक कंपनी है वो किस तरीके से यहाँ पे अपने सिक्योरिटीज को ऑफर कर सकता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके पास था, या तो आप कर लो पब्लिक ऑफर या फिर आप ले आओ प्राइवेट प्लेसमेंट। उसके बाद ये भी बताया गया था कि कौन से कंपनीज है वो पब्लिक ऑफर लेके आ सकते हैं, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर लेके नहीं आ सकता। सेक्शन 24, सेक्शन 24 किस चीज का बात करता है? इट प्रोवाइड्स द पावर of SEBI to jurisdict the companies which are listed। सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को ही jurisdict करेगा या कोई और कंपनीज भी है? and the companies which are intended to be listed, right? फिर हमने यहां पे पढ़ा था सेक्शन नंबर 25। सो क्या था सेक्शन 25? सेक्शन 25 क्या था? सेक्शन 25 आपसे बता रहा था व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स जिसको हम यहाँ पे डीम्ड प्रोस्पेक्टस की तरह ट्रीट करेंगे। What documents would be called as deemed prospectus? फिर सेक्शन 26 हमें यहाँ पे क्या बता रहा था? It provided what should be the content of prospectus। आपके prospectus में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए वो आपको सेक्शन 26 बताएगा। सेक्शन 27 आपको बता रहा है कि अगर आपने अपने prospectus में जो टर्म्स था उसको बाद में वेरिएशन अगर आप लेकर आए तो वो आप कैसे लेके आओगे। सो दिस वाज वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, या फिर अगर आप अपने कंपनी के अंदर ऑब्जेक्ट्स को चेंज करते हो, या फिर इफ द ऑब्जेक्ट्स इन द प्रोस्पेक्टस दे आर चेंज्ड, राइट। और ये वाला सेक्शन कब एप्लीकेबल हो जाएगा? जब आपके पास ऑलरेडी पैसे हैं, जो आपने पब्लिक इशू या प्रोस्पेक्टस के थ्रू जो फंड्स को रेज किया था वो अभी भी आपके पास है, और आप फिर भी क्या कर रहे हो, उस अमाउंट को उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की यूज करने की बजाय आप किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए यूज कर रहे हो। तो अगर मैंने किसी कंपनी ने 100 करोड़ रेज किया था फॉर लेट्स से किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, अब आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बजाय किसी और प्रोजेक्ट में लगा रहे हो, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू टेक अप्रूवल एंड ऑल्सो प्रोवाइड द एग्जिट अपॉर्चुनिटी। फिर हमने देखा था सेक्शन 28 किसके बारे में बताता है? ऑफर फॉर सेल। बाय द वे पब्लिक इशू कितने तरीके का होता है? How many types of public issue are there? जल्दी से अगर आप कमेंट सेक्शन पे अटेम्प्ट करो। पब्लिक ऑफर कितने तरीके का होता है? 3। बताइए कौन से 3 टाइप्स ऑफ पब्लिक ऑफर कौन सा है? आईपीओ, एफपीओ, ये तो दो ही हुए। आईपीओ, एफपीओ एंड ओएफएस। आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस, आईपीओ, एफपीओ, ओके। आप मुझे बताओ ओएफएस और आईपीओ में क्या डिफरेंस है? ओएफएस में और आईपीओ में क्या डिफरेंस है? यहां पर आपका जो आंसर होगा वो ऐसे रहेगा, ब्रॉडली जो पब्लिक ऑफर है वो दो तरीके का है। वन इज आईपीओ एंड अदर इज एफपीओ। फिर आप बताओगे सर ये जो आईपीओ एफपीओ है ये दो तरीके से आ सकता है, या तो कंपनी फ्रेश शेयर्स को इशू करे, या फिर आप यहां पर क्या बोलोगे कि कंपनी ओएफएस लेकर आए। ओके, हाँ। तो ये आपका बाइफरकेशन ऐसे होगा, पब्लिक ऑफर दो ही तरीके का है, और ये जो पब्लिक ऑफर आप लेके आ रहे हो आईपीओ एफपीओ ये इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। रादर ये जो आईपीओ है ये इस तरीके से आ सकता है। तो ब्रॉडली दो ही है आपके पास, आईपीओ एंड एफपीओ। फिर हमारे पास है सेक्शन नंबर 29, और सेक्शन 29 यहाँ पे बताता है कि जो पब्लिक ऑफर है सिक्योरिटीज का दैट शुड बी इन द डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, राइट। सो दिस इज द डीमटेरियलाइजेशन
ऑफ द सिक्योरिटीज। फिर हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 30। तो सेक्शन नंबर 30 किस चीज को डील करता था? एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस। इसके बाद में हमारा पूरा एक लूप था सेक्शन 31 जो डील करता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस को, राइट। फिर आपके पास है सेक्शन 32 जो डील करता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को। फिर हमारे पास आ जाएगा सेक्शन 33 कि जब आप प्रोस्पेक्टस को इशू करो तो आपको साथ में एप्लीकेशन फॉर्म भी देना पड़ेगा। द एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ टू बी इशूड। फिर अगर आप देखो तो हमने चेक किया था सेक्शन 34, राइट, सेक्शन 34, सेक्शन 35 एंड सेक्शन 36 ये आपस में कनेक्टेड थे। मुझे कोई बताएगा सेक्शन 34 किस चीज के लिए था? व्हाट वाज सेक्शन 34 फॉर? अगर आप आंसर कर सको क्विकली। सेक्शन 34 criminal liability. Very good Yash, Ritik. So this is for the criminal liability और ये आपका 35 डील करता है सिविल लाइबिलिटी, करेक्ट, सिविल लाइबिलिटी। और सेक्शन 36 किस चीज के बारे में बात करता है कि अगर आप क्या करते हो, फ्रॉड्यूलेंटली इंड्यूस करते हो किसी पर्सन को टू बाय द सिक्योरिटी। इसमें हमने रेकलेसनेस भी देखा था, करेक्ट। फिर हमने देखा था सेक्शन 37, इसमें क्या था, व्हाट आर द एक्शंस विच कैन बी टेकन by the affected party. So action that will be taken by the affected parties वो आ जाएगा आपका यहाँ पे। एंड सेक्शन 38, सेक्शन 38 आपका किसके लिए आ जाएगा? अगर आप क्या करते हो, इफ यू अप्लाई फॉर द सिक्योरिटीज, करेक्ट, इफ यू अप्लाई फॉर द सिक्योरिटीज वाया, बताओ क्या था सेक्शन 38 में, कैसे अप्लाई करते हो आप? क्या था यहाँ पे सेक्शन 38 में? यू अप्लाई फॉर द सिक्योरिटीज वाया, अरे रिवाइज नहीं किया आज, रिवाइज नहीं किया, कैसे अप्लाई करते हो आप शेयर्स के लिए? यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? यू आर अप्लाइंग फॉर द सिक्योरिटीज वाया कंसिडरेशन। प्रथमेश, कंसिडरेशन कैसे? गलत, अलग अलग नाम से फ्रॉडुलेंट नेम, बट फ्रॉडुलेंट नेम वहां पे वर्ड नहीं आएगा, वहां पर वर्ड क्या आएगा? फिक्टिशियस नेम आया। फ्रॉडुलेंट नेम कुछ नहीं होता, यहाँ पर क्या रहेगा? फिक्टिशियस नेम, ठीक है। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, देखो यहाँ पे इसको हाईलाइट भी करके रखा हुआ है मैंने, ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रहना चाहिए। तो यहां पर आ जाएगा व्हेन यू अप्लाई द सिक्योरिटीज वाया फिक्टिशियस नेम, तो यहां पर आपके ऊपर पेनल्टी है। एंड देन वी हैड कवर्ड सेक्शन नंबर 39 जो कि डील करता था अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। मुझे बताओ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विच फॉर्म? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विच फॉर्म? कौन सा फॉर्म है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इन विच फॉर्म? अरे कोई आंसर ही नहीं कर रहा। हाँ करेक्ट, धवल, रौनक, ऋतिक, करेक्ट। PAS 3, फॉर्म PAS 3। फिर आपके पास है सेक्शन नंबर 40
सेक्शन नंबर 40 किस चीज का बात करता है? दैट जब भी कंपनी क्या करेगा, पब्लिक इशू, अगर कंपनी यहाँ पे पब्लिक इशू करेगा तो इट हैज टू अप्लाई एंड ऑब्टेन व्हाट? क्या था सेक्शन 40? अप्लाई एंड ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम, हाँ परमिशन ऋतिक वो तो करेक्ट है, बट परमिशन फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है, ताकि आपके सिक्योरिटीज वहां पर क्या हो सके, लिस्ट हो सके और ट्रेड हो सके वहां पर, करेक्ट। तो ये हमने कवर किया था अभी तक। अब आगे आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स, राइट, जीडीआर। आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या जीडीआर डिफाइंड है कंपनीज एक्ट में? इज जीडीआर डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट? इज जीडीआर डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट? आज लग रहा है चैट सेक्शन या तो सलोनी बोलती है नो, विनीत बोल रहे हैं यस। चलिए बताइए, झगड़ा। धवल इज सेइंग नो। चलो यहाँ तो पोल करवा लेना चाहिए मुझे, है क्या जूम में ऑप्शन पोल करवाने का? गूगल मीट में तो आ गया था कि आप पोल करवा सकते हो। ये दो नो है एक यस है, बहुत नाइंसाफी। कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में इस वक्त? 12 बच्चे हैं, 3 आंसर, 4 आंसर, चलो अभी बराबर। नो यस नो यस नो। चलो अगला जो आएगा वो यस ही होगा। रौनक ने नो कर दिया, ये देखो तो गड़बड़ हो गया, चेन तोड़ दिया। प्रथमेश ने भी चेन तोड़ दिया, नो नो। उज्जवल भी बोल रहा है नो। कम ऑन नेमिन विनित, प्रूफ करो। अगर है तो कंपनीज एक्ट में ये डिफाइंड, जीडीआर अगर कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है तो बता दो वो कौन सा प्रोविजन है। आंसर चेंज, यश ने आंसर चेंज कर दिया, बोलता है यस। नेमिन बोल रहा है वो नहीं पता, कमाल है। नेमिन पता है तेरा ये आंसर मेरे को सुनाई दिया, वो नहीं पता। और पता है कौन से टोन में सुनाई दिया? वो दे दनादन मूवी में परेश रावल बोलता है ना, अजी वो तो नहीं पता मुझे। वो तो है तो सही कहीं ना कहीं, पर वो नहीं पता। हाँ वही, खाली कंपनीज एक्ट में है। विनीत बोल रहा है खाली कंपनीज एक्ट में, अरे तो खाली कंपनीज एक्ट का ही तो मैं पूछ रहा हूँ भाई। मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि मुझे इनकम टैक्स एक्ट में बता? कंपनीज एक्ट के अंदर ही मैं पूछ रहा हूँ क्या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट डिफाइन किया गया है, हाँ या ना? प्रोविजन नहीं पता मतलब? अच्छा, कैसे नालायक लोग हैं, दो जनों ने तो सही आंसर दिया और वो दो ने भी यहां पर क्या कर दिया, आंसर ऐसा दिया कि प्रोविजन नहीं पता। परेश रावल बन के बैठे यहाँ पे सबके सब। ओके, अदर्स प्लीज। कंपनीज एक्ट में आप चेक करो डेफिनेशन वाला क्लॉज, डेफिनेशन वाला क्लॉज चेक करो। ये तो बड़ा गड़बड़ वाला काम है। ये जिनको नहीं पता वो तो बेचारे चलो भोले भले बच्चे, नहीं पता। सेक्शन 44 नहीं सलोनी, डेफिनेशन कहाँ पे मिलेगा? डेफिनेशन कहाँ पे मिलता है? सेक्शन 2 में ना।
ये देखो, इतना डिटेल में पढ़ने के बाद अगर आप ऐसे आंसर करोगे तो फिर एकदम सॉलिड डिमोटिवेशन आएगा। ये देखो, ये इतना लंबा चौड़ा डायग्राम पोटली वोटली बना के पूरा आपको मस्त सिखाया था। ये पूरा देखो कहाँ यूएस तक पहुंच गए थे हम, अदर कंट्रीज यूएस। आप बताइए, इतना डिटेल में डिस्कस किया था। हाँ, वो सब टीवी में एफआईआर आता है ना, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, हाँ सबका हाँ वैसा सुनाई दे रहा है। सब गोपी गुलगुले बन के बैठे। नहीं, बिल्लू, बिल्लू ही भूलता था ना। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं, अब याद रहेगा। तो अब आप यहाँ पे देखो डेफिनेशन, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट में क्या होता था, एक इंडियन कंपनी है, वो यहाँ पर क्या करेगा, शेयर्स इशू करेगा, किसको, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को। डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक इसका इंटीमेशन देगा to the overseas custodian bank, and on the basis of these shares which are deposited with the domestic custodian bank, the overseas custodian bank is going to issue the depository receipt। और ये depository receipts अगर यूएस में इशू हो तो उसको एडीआर बोलते हैं, और बाकी कंट्रीज में हो तो उसको हम जीडीआर बोलते हैं। राइट, याद रहेगा ये। अच्छा, अब आप मेरे को वाइल्ड गेस करके बता सकते हो, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स हम इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, हम इस चैप्टर में ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा यूएस का अलग क्यों, रेसिस्ट है क्या, बताएं। रेसिस्ट है भाई, वो बोलते हैं हम अलग है, स्वैग अलग ही चलता है उनका। बाकी सब लोग मोदी जी के फ्रेंड है, बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। यूएस नहीं मानता। विनीत देखो, ऑन अ सीरियस नोट अगर बताऊं तो देखो, ऐसा रीजंस होता है कि यूएस का जो सिक्योरिटी रेगुलेटर है, ठीक है, एसईसी, हालांकि इसका एग्जैक्ट रीजन तो मेरे को भी नहीं पता, बट यूएस का जो सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर है, जैसे इंडिया में सेबी है, उनको एसईसी बोलते हैं। मे बी शायद वहां के प्रोविजंस में इसको अलग से नाम रखा हुआ है, अदरवाइज दिस इज जस्ट कॉल्ड एज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। इनफैक्ट अगर कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को इशू करे तो उसको हम इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स बोलेंगे, आईडीआर। ओके, बट चलो मैं श्योर इसको चेक करके बताऊंगा। सर कोई एनआरआई ने सब्सक्राइब किया होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एनआरआई नहीं, वो तो कोई वहां पे जो यूएस का रेसिडेंट है वो भी सब्सक्राइब कर सकता है, राइट। डोनाल्ड ट्रंप भी सब्सक्राइब कर सकता है, प्रियंका चोपड़ा भी सब्सक्राइब कर सकती है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, तो वैसा कोई लॉजिक नहीं, बट लेट मी सी इफ आई कैन गेट एनी आंसर फॉर दिस। ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स है। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ, इसको हम इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ये सिक्योरिटीज इशू हो रहा है इधर, आप देख रहे हो। ये देखो, एक तो यहाँ पे शेयर इशू हो रहा है, दूसरा यहाँ पर अगर आप देखो ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू हो रहा है। ओके, चलिए तो हम यहाँ पर पहले क्या करते हैं, इन सेक्शंस को पढ़ते हैं डिटेल में और फिर बढ़ते हैं। देखो कितना सारा पढ़ाई किया हमने, याद रहेगा आप लोगों को कि फीफो लगा दिया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। तो आपको यहाँ पर रखना है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, दिस इज डिफाइंड एंड दिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 subsection 44। A company may, after passing the special resolution in the general meeting, तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करने के लिए कंपनी को क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। और स्पेशल रेजोल्यूशन कहां पर, इन देयर जनरल मीटिंग। दे कैन इशू द डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स in any foreign country in such manner and subject to sub conditions, such conditions as may be prescribed। अब as may be prescribed में आप किसको रेफर करोगे, you are going to refer the rules
और कौन से रूल्स को रेफर करोगे? यू आर गोइंग टू रेफर इशू ऑफ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट रूल्स 2014, कंपनीज इशू ऑफ GDR रूल्स 2014। ये आपको मैंने ऐसे अलग से क्यों बताया? क्योंकि देखो बाकी सारे जो रूल्स हैं वो आपको प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स के अंदर मिलेंगे। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, इवन दो ये पार्ट है चैप्टर नंबर 3 का जो कि प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज है, बट इसके लिए रूल्स आपके अलग हैं। यू डोंट हैव इट एज अ पार्ट ऑफ द प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स। ठीक है, तो आंसर में कहीं पर आप इस तरह से मत लिख देना प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल, इसमें आंसर आपका क्या रहेगा? इट इज पार्ट ऑफ कंपनीज इशू ऑफ GDR रूल्स। और काफी सिंपल सा रूल्स है ये, आप देखो यहाँ पे मैंने इसमें सिर्फ एक ही रूल को कवर किया है जो आपका मेनली एग्जाम में शायद आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द इशू ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया हुआ है कि कंपनी को क्या करना पड़ेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बोर्ड रेजोल्यूशन की जरूरत है। बोर्ड रेजोल्यूशन के बाद में सेकेंड स्टेप आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, और स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद में अब आप क्या करोगे? कंपनी द डिपॉजिटरी रिसिप्ट शैल बी इशूड बाय द ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। तो ये जो GDR है ये कौन इशू करेगा? ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। और इस ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को अपॉइंट कौन करेगा? दिस विल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी। और ये जो अंडरलाइंग शेयर्स है, जो ये अंडरलाइंग शेयर्स है, दिस विल बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ द डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। इसके अलावा the company will ensure कि all the applicable provisions of the scheme and the rules and regulations guidelines। तो बेसिकली यहाँ पर वो बता रहे कि जो भी आपके RBI के गाइडलाइंस है, ठीक है, वो RBI गाइडलाइंस को आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा, या ज्यादा अच्छा वर्ड उसको हम बोलते हैं कंप्लाई। यू नीड टू कंप्लाई द RBI गाइडलाइंस। राइट, और इसमें आपको क्या मिलता है? फेमा रेगुलेशंस, फेमा एक्ट, फेमा रेगुलेशंस। एक तो देखो आप एक थंब रूल सेट कर लेना, जब भी कोई फॉरेन करंट कंट्री यहाँ पर बीच में आ जाएगा ट्रांजैक्शन में, या फॉरेन करेंसी, मतलब फॉरेन कंट्री है तो फॉरेन करेंसी तो आएगी आपका, तो यहाँ पर फॉरेन करेंसी है, या फिर सपोज करो फॉरेन करेंसी नहीं भी है, आप किसी फॉरेनर के साथ इंडियन करेंसी में भी अगर काम कर रहे हो, तब भी आप देखना आपके पास यहाँ पर कौन बीच में आ जाएगा? फेमा प्रोविजंस बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया है कि यू नीड टू कंप्लाई विद द फेमा रेगुलेशंस एंड द RBI गाइडलाइंस। इसके अलावा कंपनी को किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? कंपनी विल हैव टू अपॉइंट अ मर्चेंट बैंकर, या फिर एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, या फिर एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को, जो यहाँ पर क्या करेगा? ओवरसी करेगा सारे के सारे कंप्लायंसेस विद रिस्पेक्ट टू द डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। एंड कंप्लायंस रिपोर्ट आपको लेना पड़ेगा, दिस हैज टू बी टेकन फ्रॉम अगेन मर्चेंट बैंकर, PCS, PCA, और द प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट। एंड दिस विल ऑल्सो बी प्लेस्ड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, या फिर कंपनी के अंदर जो अलग अलग कमिटीज बनते हैं, ये कमिटीज के बारे में आप CA फाइनल के अंदर जाके पढ़ोगे, तो एक बार आप यहाँ पे इन कमिटीज को एक बार इग्नोर कर लेना। हालांकि ऑडिट में आप इन सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे। एक होता है जिसको हम बोलते हैं ऑडिट कमेटी, एक कमेटी और हम पढ़ेंगे यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं CSR कमेटी, ये आपके CA इंटर के अंदर आपको मिल जाएगा। फिर जैसे आपके पास अलग अलग जो यहाँ पे कमेटी रहता है, बेसिकली उन कमेटीज के पास आप भेजोगे। अब ऑफकोर्स CSR कमेटी में नहीं जाएगा, यहाँ पर ब्रॉडली बात हो रहा है ऑडिट कमेटी के बारे में। तो ऑडिट कमेटी को आप यहाँ पर उनको बता दोगे, और आप and this will be done after the closure of all the formalities for the issue of depository receipts। अब जो ये कमेटी है, इस कमेटी के अंदर क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी देयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? बेसिकली कमेटी को फॉर्म किया गया था जिसको ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स और को इशू करने के लिए था, और ये ऑडिट कमेटी के पास भी आपका प्लेस हो जाएगा कि देखो हमने यहाँ पर सिक्योरिटीज को इशू किया और हमने सारे के सारे प्रोविजंस को कंप्लाई किया है, यहाँ पे कोई भी रेगुलेशंस का, कोई भी रूल्स का वायलेशन यहाँ पर नहीं हुआ। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब आप सोचो, अगर आपको मैंने क्यों पूछा यहाँ पे डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन तो वैसे भी अपने लॉ की अंडरस्टैंडिंग के लिए तो अच्छा ही है, ये तो मेरा स्टाइल है आपको पढ़ाने का, राइट। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इफ यू रिमेंबर
द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और उसके पूरे प्रोसेस को अगर आप याद रखो तो आप देखो आपको ये आंसर करने में कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगा, क्योंकि आपको बस प्रोसेस में क्या याद रखना है, दो ही चीज़। एक तो क्या, कंपनी शुड पास द बोर्ड रेजोल्यूशन, एंड सेकेंड द जनरल इन द जनरल मीटिंग पास द स्पेशल रेजोल्यूशन, खत्म। उसके बाद तो ये सब ओवरसीज डिपॉजिटरीज बैंक, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, ये सब तो आपको पता है। एक थंब रूल मैंने आपको पूरा यहाँ पर बता दिया कि आप देखो जब भी फॉरेनर के साथ आप ट्रांजैक्शन करोगे, ठीक है, इंडिया के बाहर में कोई भी इंसान अगर रहता है उसके साथ आप ट्रांजैक्शन करोगे, या आप जब भी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करोगे, तो उस समय आप वैसे भी क्या करते हो, फेमा गाइडलाइंस को कंप्लाई करते ही हो। ओके, डज दिस मेक सेंस? बच्चा लोग समझा ये वाला पार्ट? क्या आपको ये पार्ट समझा? ओके, अगर ये समझा तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और हम अब आगे डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। तो आप मुझे बताओ प्राइवेट प्लेसमेंट कौन कर सकता है? हु कैन डू प्राइवेट प्लेसमेंट? बाय द वे ये सेक्शन जो है ये नोटिफाई तो हो गया था 1 अप्रैल 2014 को, बट ये पूरा का पूरा सेक्शन जो यहाँ पर नोटिफाई हुआ था, दिस एंटायर सेक्शन वाज replaced, ठीक है, एंड दिस वाज replaced on 7th August 2018 by Companies Amendment Act 2017। सर सेकेंड पॉइंट के नीचे प्रोवाइसो क्या है, कहां पर? ये वाला देखो, इसमें आपको अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर सिनेरियो क्या रहता है कि कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, सेक्शन 62। तो जब हम सेक्शन 62 पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा, सेक्शन 62 इज बेसिकली फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, फर्दर इशू ऑफ शेयर्स। अब आप देखो यहाँ पर जो पॉइंट आपको बताया हुआ है वो क्या बोला है, देखो एक तरफ आपके पास सेक्शन 41 है, और सेक्शन 41 क्या बोलता है कि जब भी आप जीडीआर को इशू करोगे तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। एक तरफ है आपके पास सेक्शन 62 जो यहाँ पर बोलता है कि आप जब भी फर्दर शेयर्स को इशू करोगे, ठीक है, जब भी आप फर्दर शेयर्स को इशू करोगे एक्सेप्ट फॉर राइट इशू, एक्सेप्ट फॉर राइट इशू, राइट इशू के अलावा आप जब भी शेयर्स को इशू करोगे तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा, ठीक है। आप ध्यान रख लेना, ये एक थंब रूल है, बिल्कुल थंब रूल, इसको आप दिमाग में सेट रखना। ये अगले चैप्टर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको कि जब भी कंपनी शेयर्स इशू करेगा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द राइट इशू, राइट इशू में तो क्या हो रहा है, आप सारे के सारे शेयर होल्डर्स को ही शेयर्स इशू कर रहे हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आप राइट इशू लेके नहीं आ रहे, उसके बाद जब भी शेयर्स इशू करोगे तो आपको एसआर पास करना होगा। अब आप देखो, आप जीडीआर इशू करना चाहते हो, उसके लिए आपको पहले क्या है, फर्दर शेयर्स ही तो इशू करना पड़ेगा, तभी तो जीडीआर इशू कर पाओगे आप। तो अगर आप फर्दर शेयर इशू करते सेक्शन 62 के अंदर एसआर पास करवा लेते हो, और आप वहां पर मेंशन करते हो कि ये जो फर्दर शेयर्स इशू हो रहे हैं अल्टीमेटली ये जीडीआर ही बनेगा और जीडीआर ही इशू होगा, तो आपको सेक्शन 41 के अंदर दोबारा से परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी आपका कमेंट पढ़ा मैंने, हाँ समझा, यही समझे थे विनित? तो जब आप जीडीआर इशू कर रहे हो तो जीडीआर इशू करने के टाइम पे आपको स्पेशल रेजोल्यूशन आप कहीं पर भी पास करो, चाहे तो अंडर सेक्शन 41 और अंडर सेक्शन 62, कहीं पर भी पास करोगे चाल से। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो मैं यहाँ पे आ जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। तो जैसे मैंने बताया ये सेक्शन 2 नोटिफाई हो चुका था 1 अप्रैल 2014 को, बट ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है ये रिप्लेस हो गया था, एंड दिस वाज रिप्लेस्ड बाय द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, और 7 अगस्त 2018 से ये नया सेक्शन आ गया था। इसके पहले जो सेक्शन में था उसको अपन इग्नोर करते हैं। आपको अगर ध्यान हो सेक्शन 26 भी इसी तरह से रिप्लेस हुआ था, बहुत सब्सटैंशियल पार्ट उसमें चेंज आ गया था, यस और नो? याद आ रहा है आपको? काफी सारे चेंजेस हुए थे उसमें,
कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड ऑल के लिए। तो यहाँ पर भी प्राइवेट प्लेसमेंट में डेफिनेशन में चेंज आता है। आज की डेट में प्राइवेट प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन है वो यही वाला डेफिनेशन है। बाय द वे, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ये अब नए वाले MCA वेबसाइट से मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है, जो आप लोग भी अवेल कर सकते हो। राइट, इट इज वेरी नाइसली दे हैव इंक्लूडेड ऑल द प्रोविजंस। तो चलिए हम यहाँ पर इसको पहले डिस्कस करते हैं। तो आप मुझे बताओ कौन कौन प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता है, विच कंपनीज कैन डू प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट कंपनी, ओके, और प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी डन बाय अनलिस्टेड कंपनी, ओके। तो प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों आ रहे हैं, सो प्राइवेट एंड पब्लिक। और फिर पब्लिक कंपनी में दो हो जाता है, एक होता है लिस्टेड कंपनी और एक हो जाएगा आपके लिए अनलिस्टेड कंपनी। ओके, अब आप मुझे बताइए इनमें से निम्नलिखित कौन से कंपनीज है जो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन बी एंड दिस इज ऑप्शन सी। ठीक है, और आपका करेक्ट जवाब होगा ओनली ए, सेकंड ओनली बी, थर्ड बोथ ए एंड बी, फोर्थ बी एंड सी ओनली, या फिर फिफ्थ ऑप्शन ओनली सी, सिक्स्थ ऑप्शन ऑल ऑफ देम। तो आप मुझे बताइए 1 2 3 4 5 6 विच इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ, ओके। सलोनी बोल रही हैं 6, यश, विनीत, प्रथमेश, मुस्कान, धवल सब बोल रहे हैं 4, नेमिन ने बोला 6। चलो नेमिन, आप बड़े इंटरेस्टिंग आंसर देते हो, बताइए क्यों 6 बोला आपने, 6 क्यों बोला। 6 के हिसाब से मतलब आपका आंसर है ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम आर एलिजिबल टू इशू सिक्योरिटीज ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। आपने ऐसा क्यों बोला। सलोनी आप भी बताइए आपने ऐसा क्यों बोला, और बाकी लोग भी आप रीजन दो। नेमिन ने आंसर किया स्मॉल इन्वेस्टर्स को इशू करना है तो कोई भी कर सकता है। अच्छा, प्राइवेट प्लेसमेंट में स्मॉल इन्वेस्टर्स कोई शेयर्स इशू कर सकते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर ग्रुप, ओके। नहीं, गलत, गलत। सलोनी व्हाट्स योर रीजन, आपका क्या रीजन है। रीजन की आंसर, अरे भाई वाई ऑल ऑफ द अबव और एनी ऑफ देम, उसका रीजन ही तो क्वेश्चन है। तो अगर आप रीजन दे रहे हो तो वही तो आंसर हुआ, एक ही तो बात हुआ। हाँ, ओके ओके ओके। तो बताइए, विनीत बड़ा हंस रहे हैं, तो विनीत आप बताओ वाई 4, वाई ऑप्शन बी एंड सी, a listed company cannot make, listed company cannot make private placement। बताइए। पुरखुआ जुस्तीफिए, फ्रेंच आती है किसी को। और ध्यान रखना ये एक MCQ क्वेश्चन बन सकता है।
प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी डन बाय, ऑफ कोर्स वहां पे 6 ऑप्शन नहीं होंगे, कोई 4 ही होगा। अरे सब एकदम साइलेंट बैठे हो, क्या हो गया? प्लीज आंसर। आपने आंसर किया, कोई ना कोई रीजन के साथ किया होगा। और काफी हाजिर जवाबी आपने करा, एकदम इंस्टेंट आंसर। अच्छा, कहीं पे लिखा है क्या कि एक लिस्टेड कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकता? क्या ऐसा कहीं पे लिखा है, या ऐसा कहीं पे लिखा है कि ओनली अनलिस्टेड एंड प्राइवेट कंपनी कैन मेक द प्राइवेट प्लेसमेंट? नहीं। नहीं। तो फिर सलोनी और नेमिन को छोड़ के बाकी जने, आप लोग कैसे बोल रहे हो कि ये आंसर करेक्ट है? चलो, ये है सेक्शन 42 जो कि डील करता है प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए। आप मुझे अब रीड करके बताओ, कौन सा कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता है? बताइए। कौन सा कंपनी है जो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता है? अब आपको आंसर करना आना चाहिए, और अब आंसर नहीं करोगे तो लॉ को अब कोई कल से कोई और पढ़ाएगा। वैसे भी ये चैप्टर खत्म होने वाला है आज। ऑल। ओके, नेमिन बोल रहे सब। धवल ऑल, सलोनी ऑल, ऋतिक एनी कंपनी, आरती ऑल। वाई ऑल? ये हृदय परिवर्तन क्यों हुआ आप लोगों का? ऐसा क्यों? ऐसा आपने क्यों बोला ऑल? आप लोगों ने ऐसा क्यों बोला? इफ यू गाइज वोंट आंसर आई विल नॉट टीच। तो आंसर तो आप लोगों को करना पड़ेगा। अनम्यूट करके आंसर कर सकते हो अगर टाइप करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो, कोई दिक्कत नहीं है। ऋतिक यहाँ पे आंसर कर रहा है, अ कंपनी बोला है, उसमें प्राइवेट पब्लिक दोनों आ जाएगा। नेमिन बोल रहा है कहीं लिखा ही नहीं है कंपनी तो सब। अरे कंपनी लिखा तो है, कहीं पर भी ये नहीं लिखा कौन सा कंपनी। यहाँ पर क्या बोला है? अ कंपनी। करेक्ट, कोई स्पेसिफाई नहीं किया। हाँ नेमिन, पता है मैं मजाक कर रहा था, खिंचाई कर रहा था आपकी। हाँ, कौन सा कंपनी है ये तो बोला ही नहीं। ठीक है, कहाँ लिखा नहीं है कौन सा कंपनी कर सकता है। ठीक है, तो आपको सिंपली यहां पर बोलना है, अगर आपको कोई सी एल टेल यू, मैं आपको ये इस तरीके से क्यों पढ़ा रहा हूं, बिकॉज कल को आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, आपको कोई पूछेगा यार ये मैंने कमाया है, क्या इस पे टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? सी आई टेल यू, इट इज नॉट जस्ट अबाउट लॉ। इनकम टैक्स एक्ट भी क्या है, वो भी एक लॉ ही है। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली लॉ कैसे पढ़ना और लॉ में आंसर कैसे देना है, रीजनिंग, ये सब आपको अभी से डेवलप करना होगा। तो इसके लिए कोई ऐसा नहीं बहुत स्ट्रेस लेना है, पर बस खाली जब हम पढ़ाई करें, जब हम कोई क्वेश्चन का आंसर करें, तो उस वक्त हमें एक बस खाली अप्रोच डेवलप करना है। वो अप्रोच अगर आपने डेवलप कर लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मैं आपको बताता हूं, जब मैं अपने सीए इंटरमीडिएट लेवल पे था, तो ये अप्रोच मेरे प्रोफेसर ने मेरे को हेल्प किया था। मेरे को मतलब हम जितने भी स्टूडेंट्स थे,
जिन्होंने उसको अप्लाई किया डेफिनेटली उनको फायदा हुआ, मैं उनमें से एक था, राइट। तो ये जो मैं आपको सेंटेंस बोलता हूँ, कहाँ लिखा है ये नहीं है, कहाँ लिखा है ये है, राइट। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि यहां पर रीजनिंग, आप जो रीजनिंग देते हो, अगर आपने बोला यहां पे कि ऑप्शन फोर्थ आपका आंसर है, तो कोई ना कोई रीजन होगा कि आप उसकी वजह से ये बोल रहे हो। तो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी ऐसा इंस्टेंट सीधा हाजिर जवाबी मत करो, ठीक है। कॉफी विद करण का रैपिड फायर राउंड नहीं चल रहा कि आप फट से लेके आंसर करो आपको हैम्पर मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोच के आंसर करो कि क्या प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए कुछ ऐसा लिखा है, और आपको आपको यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन लाइक दैट, और ये हैबिट है, ये आपको एक हैबिट है जो धीरे धीरे डेवलप करना होगा। तो आप यहां पर क्या बोलोगे, अच्छा प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या कंपनीज एक्ट में कहीं पर दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है सर, सेक्शन 42 है जो प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए डील कर रहा है। तो चलो सबसे पहले उसी सेक्शन को जाके देखो, क्या वो सेक्शन बोल रहा है कि कौन प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता है कौन नहीं कर सकता। तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट का करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट प्राइवेट प्लेसमेंट, ओके, प्राइवेट प्लेसमेंट can be done by any company because the wording of section 42 is what, a company may, so a company means यहाँ पे every company is included। क्या कंपनी को कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है? क्या कंपनी कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है? इज कंपनी डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट? यस, ओके। और कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन क्या है कंपनी के लिए? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी? What is the definition of company? Company means a company incorporated in the Companies Act 2013 or any of the previous company law। और कंपनीज एक्ट के अंदर प्राइवेट पब्लिक दोनों एक तरह के कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं। क्या आप पूरे थ्रेड को कनेक्ट कर पा रहे हो? क्या आप पूरे थ्रेड को कनेक्ट कर पा रहे हो? करेक्ट नेमिन। तो एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस लॉ और एनी ऑफ द प्रीवियस लॉ, ठीक है। तो और कंपनीज एक्ट के अंदर कितने तरह के कंपनी इनकॉर्पोरेट होते हैं? दो ही तरह के, पब्लिक या प्राइवेट। उसके बाद वो पब्लिक प्राइवेट अलग अलग कैटेगरीज में जाता है, लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, विद शेयर कैपिटल, विद गारंटी, वो अलग अलग बात है। लेकिन ब्रॉडली अगर आप देखो तो कंपनीज एक्ट में सिर्फ दो तरह के कंपनीज है। रौनक, ओपीसी भी एक तरीके का प्राइवेट कंपनी ही है, ठीक है। ओपीसी इज ऑल्सो अ सबलेट ऑफ प्राइवेट कंपनी। सो ब्रॉडली अगर आपसे अभी भी कोई पूछे, ऑफ कोर्स गलत नहीं हो आप कि प्राइवेट पब्लिक एंड ओपीसी, बट ओपीसी इज ऑल्सो अ सब कैटेगरी ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। सो इन दैट केस हाँ करेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आप यहां पर देखो सेक्शन 42, तो सेक्शन 42 ने यहां पे बोला है अ कंपनी में इशू और कैन मेक अ प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, नॉट जस्ट इन लॉ, इवन इन योर टैक्सेशन, जब आप टैक्स में आंसर करोगे तो भी आपको ये चीज दिमाग में रखना होगा। जिन्होंने मेरे को टैक्स पढ़ाया था उन्होंने ये वाला किया था, और वो बहुत मतलब ऐसे मजाक मजाक में पढ़ाते हुए, कहाँ लिखा है कि इस पे टैक्स देना है, राइट। तो हम बोलते थे ये तो कहीं लिखा नहीं है, तो फिर इस तरह से करके वो खेलते थे हम लोगों के साथ प्रोविजंस में। तो हमें दिमाग चलाने को मजबूर करते थे, जैसे मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, कहाँ लिखा है कहाँ नहीं लिखा है, ठीक है। तो हम लोगों का ऐसे झगड़ा चलते रहता था सर के साथ, कहाँ लिखा है कहाँ नहीं लिखा है, ठीक है। और उस हिसाब से पूरा प्रोविजन और लॉजिक आप लोगों को समझ में आया। चलिए कमिंग बैक टू दिस, क्या प्राइवेट प्लेसमेंट को डिफाइन किया गया है? क्योंकि हम पूरे चैप्टर को डिस्कस करें, मतलब पूरे सेक्शन को पढ़ेंगे विच डील्स विद प्राइवेट प्लेसमेंट ओनली। क्या प्राइवेट प्लेसमेंट को डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट में? क्या सेक्शन 2 प्राइवेट प्लेसमेंट को डिफाइन करता है कि ये प्राइवेट प्लेसमेंट है? क्या प्राइवेट प्लेसमेंट को डिफाइन किया गया है? सलोनी बोलती है नो। सो सेक्शन 2 के अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट को डिफाइन नहीं किया गया है, बट यहां पे एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया है। सेक्शन 42 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है जहां पर यह समझाया है व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्राइवेट प्लेसमेंट।
प्राइवेट प्लेसमेंट, यहां पर एक वर्ड के अंदर इसको मतलब एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू डिफाइन किया गया है। यहां पर एक वर्ड डिफाइन कर दिया गया है, प्राइवेट प्लेसमेंट। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या फर्क पड़ता अगर ये सेक्शन 2 में डिफाइंड होता तो, और क्या फर्क पड़ता है अगर ये सेक्शन 42 के एक्सप्लेनेशन में है? डिफरेंस समझ में है आपको मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं? प्राइवेट प्लेसमेंट, ओके, डिफाइंड इन section 2 and this is defined under section 42 via explanation, और यहां पर via subsection, या कई लोग इसको क्लॉज भी बोलते हैं। क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा अगर कोई वर्ड जो है वो सेक्शन 2 में डिफाइंड है? कंपल्शन का डिफरेंस आ जाएगा, जैसे कि रौनक, कंपल्शन का डिफरेंस जैसे कि कंपल्सन का डिफरेंस जैसे कि करेक्ट बता रहे हो रौनक? आई थिंक करेक्ट ही बोल रहे हो। थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दो, अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा जैसे। अरे भाई, थोड़ा और विस्तार में, बाकी कोई कैसे समझेगा? समझने को नहीं हो रहा है मतलब? आई थिंक रौनक कहीं ना कहीं आप सही बता रहे हो। कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ एंड आंसर? कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ एंड आंसर? शायद आप बोल के समझाओगे तो ज्यादा करेक्ट और अच्छे से समझा पाओगे। जस्ट गिव इट अ ट्राई। एक्सप्लेन नहीं करने को हो रहा, ओके चलो देखो, अगर सेक्शन 2 के अंदर ये डिफाइंड होता तो ये पूरे के पूरे दिस वुड हैव बीन बाइंडिंग ऑन द एंटायर एक्ट। जो भी चीज सेक्शन 2 के अंदर डिफाइंड है वो पूरे के पूरे एक्ट में एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर कोई चीज किसी सेक्शन के एक्सप्लेनेशन के अंदर है, देन दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दैट सेक्शन। ये सिर्फ उसी सेक्शन के लिए आपका एप्लीकेबल होगा। हाँ, तो यहां पे यश ने कमेंट सेक्शन में आंसर कर दिया, अगर 42 के अंदर किया है तो वो सिर्फ उसी सेक्शन के लिए है, और वही अगर सेक्शन 2 में डिफाइन कर दिया होता तो फिर वो थ्रू आउट द एक्ट एप्लीकेबल होता। वेरी वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है। यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट को वो बता रहे हैं दैट प्राइवेट प्लेसमेंट मींस एन ऑफर और एन इनविटेशन टू सब्सक्राइब और इशू ऑफ सिक्योरिटीज। किसको? टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन बाय अ कंपनी other than by way of public offer through private placement offer come application which satisfies the condition specified in this section। ओके, तो क्या आप प्राइवेट प्लेसमेंट को डिफाइन कर सकते हो? क्या आप प्राइवेट प्लेसमेंट को डिफाइन कर सकते हो? चलो मैं इस पार्ट को कहीं और चिपकाता हूं। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में चलो वापस से एक बार इसमें हम अंडरलाइन कर लेते हैं। मैंने इसको एक और नए स्लाइड में ले आया।
एप्लीकेबल टू ओनली सेक्शन 42 मतलब नेमिन ने यहाँ पे पूछा है। नेमिन यहाँ पर जो प्राइवेट प्लेसमेंट को डिफाइन किया गया है ये सिर्फ सेक्शन 42 के ऊपर एप्लीकेबल है। जब आप सेक्शन 42 के अंदर प्रोविजंस पढ़ोगे दैट अ कंपनी कैन मेक अ प्राइवेट प्लेसमेंट, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है? सिर्फ सेक्शन 42 के लिए। ठीक है, सेक्शन 42 के कॉन्टेक्स्ट को और ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया उसने यहां पर। आप देखो ना, एक्सप्लेनेशन है, और एक्सप्लेनेशन किसका है? सेक्शन 42 का। ठीक है, तो मतलब वो यहाँ पे बता रहा है कि ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट में लॉ मेकर क्या बोलना चाहता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या। ठीक है, तो जो सेक्शन 42 में, राइट, ये समझा? दिस इज एक्सप्लेनेशन, दिस इज नॉट डेफिनेशन। ठीक है, तो यहां पर एक्सप्लेनेशन क्या बता रहा है? प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए क्या क्या होना चाहिए? या तो कोई ऑफर है, ठीक है भाई, या फिर है कोई इनविटेशन टू सब्सक्राइब, ओके, या फिर है कोई इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन। मतलब इशू ऑफ सिक्योरिटीज है और किसको सिलेक्ट किया जा रहा है? टू द सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन। कौन कर रहा है? एक कंपनी कर रहा है, बट इट शुड नॉट बी पब्लिक ऑफर। और कैसे करेगा? थ्रू द प्राइवेट प्लेसमेंट कम ऑफर एप्लीकेशन। और इसके अलावा ये जो इशू आप कर रहे हो या जो आप ऑफर दे रहे हो या फिर जो सिक्योरिटीज को आप इशू कर रहे हो या इनवाइट कर रहे हो सब्सक्राइब करने के लिए, ये सेक्शन 42 के सारे कंडीशंस को क्या करे? कंप्लाई करे। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या क्या आ जाएगा? प्राइवेट प्लेसमेंट में आइदर देयर इज एन ऑफर or there is an invitation to subscribe, okay, or there is issue of securities। ये आ रहा है आपको समझ में? ये आ रहा है आपको समझ में? किसको? टू द सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन। नेमिन, आप मुझे बताओ ये सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन कौन होंगे? स्मॉल इन्वेस्टर्स, लार्ज इन्वेस्टर्स, और एनी पर्सन? और एनी पर्सन? एनी पर्सन, ओके। यहां पर कोई ऐसा नहीं बताया कि आप अगर प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो इन्हीं को कर सकते हो, इनको नहीं कर सकते। यहां पर क्या बताया? टू एनी पर्सन, कोई भी आप कर रहे हो। दिस इज डन टू सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन, राइट? दिस इज डन बाय द कंपनी एंड दिस इज, ये जो आप ऑफर कर रहे हो या इन्विटेशन टू सब्सक्राइब कर रहे हो या इशू ऑफ सिक्योरिटीज कर रहे हो, दिस इज थ्रू अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन। इसको बस समझने के लिए आप देख लो, ये क्या हो गया? ये एक तरीके से प्राइवेट प्लेसमेंट का प्रोस्पेक्टस। ये हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट का प्रोस्पेक्टस। सिर्फ समझने की बात है बच्चा। क्लियर? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्लियर, राइट? इसके अलावा दो बातें और ध्यान रखनी है। एक तो क्या? इट शुड नॉट बी अ पब्लिक ऑफर, और दूसरा यहां पर क्या है? इट मस्ट satisfy all the conditions, it must satisfy all the conditions of section 42 and the applicable rules। तो ही आप इनफैक्ट ध्यान रखना, इसमें आगे आपको मैं एक सबसेक्शन दिखाता हूं। ये सबसेक्शन इतना खतरनाक है, आप देखो यहां पर क्या बता रहा है? Notwithstanding anything contained in subsection 9 and 10। सिंपली यहां पर आप वर्डिंग्स देखो, ये वर्डिंग्स क्या बोल रहे हैं? Any private placement issue which is not made in compliance of the provisions of subsection 2 shall be deemed to be the
public offer and all the provisions of this act, Securities Contract Regulation Act and the SEBI Act 1992 shall be applicable. This act का यहाँ पर क्या मतलब है? This act से मतलब है हमने जो भी यहाँ पर सेक्शन 23 से लेके सेक्शन 41 तक पढ़ा था वो सब आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा. बेसिकली पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 3. आया समझ में? आया समझ में? तो इन शॉर्ट अगर आप यहां पे बताओ तो यहां पर क्या हो जाएगा कि एनी प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है, आप उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोल रहे हो, ठीक है, आपने आपने अपने हिसाब से प्राइवेट प्लेसमेंट किया, लेकिन ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट है दिस इज नॉट इन कंप्लायंस. जो कंडीशंस है, जो यहाँ पर प्रोविजंस आपको दिए हुए हैं, दिस इज नॉट इन कंप्लायंस विद सेक्शन 42 सबसेक्शन 2. इन दैट केस इसको क्या बोला जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी अ डीम्ड पब्लिक ऑफर. और अगर एक बार वो डीम्ड पब्लिक ऑफर हो गया तो फिर आपके साथ क्या हो जाएगा? सहारा. आया आपको समझ में? रिमेंबर मैंने आपको सहारा का केस बताया था, तो ये आपने क्या कर दिया? अल्टीमेटली सहारा वाला केस कर दिया. ओके, चलिए तो अब हम यहाँ पे वापस से आगे आते हैं और इधर पढ़ना शुरू करते हैं. तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है व्हाट इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट. सो प्राइवेट प्लेसमेंट हैज बीन एक्सप्लेन्ड क्लियरली हियर. इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया. क्या प्राइवेट प्लेसमेंट का डेफिनेशन आपको याद रहेगा? क्या प्राइवेट प्लेसमेंट का डेफिनेशन याद रहेगा? ये हुआ आपका स्टेप 1, ये हो गया आपका स्टेप 2, ये हो गया स्टेप 3, ये हो गया स्टेप 4, ये हुआ स्टेप 5 और ये हुआ स्टेप 6. 5 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन, यहाँ पर 6 है, ठीक है. 6.1 सोल्यूशन एंड द सोल्यूशन इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट. सॉर्टेड बच्चा लोग? सॉर्टेड? क्लियर? चलिए तो वापस हम इधर आते हैं और हम अब यहाँ पे समझते हैं जिसमें क्या बताया हुआ है. इसमें बोला हुआ है अ कंपनी मीन्स एनी कंपनी. ओके, एनी कंपनी कैन कम अप विद द प्राइवेट प्लेसमेंट. सो एनी कंपनी, बट आपको क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन. मतलब सेक्शन 42 को आपको पूरी तरह से कंप्लाई करना पड़ेगा. वो यहां पर क्या कर सकता है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या प्राइवेट प्लेसमेंट सिर्फ शेयर्स का हो सकता है या प्राइवेट प्लेसमेंट डिबेंचर्स का भी हो सकता है? कैन आई प्राइवेटली प्लेस डिबेंचर्स ऑफ माय कंपनी? Can I privately place debentures of my company? Answer is yes. Securities? Ronak, answer is yes. Okay. आप मुझे बताओ, क्या सिक्योरिटीज को कहीं पे डिफाइन किया गया है? Is securities defined anywhere? Is securities defined anywhere? रौनक बोले नो, गलत. सिक्योरिटीज डिफाइन किया गया है SCRA. वेरी वेरी गुड. सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट. The word security, it is defined in SCRA. कंपनीज एक्ट में भी डिफाइंड है, पर कंपनीज एक्ट स्ट्रेट अवे बोलता है देखो भाई आप SCRA में चले जाओ, वहां पर डिफाइन किया गया है. सो सिक्योरिटीज विल आल्सो इंक्लूड योर डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, वो सब यहाँ पे आ जाएगा. अब आप देखो यहाँ पर क्या बताया है. सबसेक्शन 2 बता रहा है दैट द प्राइवेट प्लेसमेंट शैल बी मेड ओनली टू सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन, ओके, who have been identified by the board. ओके, तो आप प्राइवेट प्लेसमेंट जिसको इशू करोगे उन लोगों को पहचानेगा कौन? बोर्ड. बोर्ड माने? बोर्ड मांझे काय बाबा? कौन सा बोर्ड?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट किसको करना है, प्राइवेट प्लेसमेंट किसको करना है, ये कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे इन लोगों को हमें प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, ठीक है। So the private placement shall be made only to select group of person who have been identified by the board and whose number shall not exceed 50, और या एक बार चलो इतना ही देखते हैं, whose number should not exceed 50 in a financial year subject to such conditions as may be prescribed। एक बार जो यहां पे बीच में पॉइंट्स लिखे हैं इसको इग्नोर करते हैं, एक बार इन सारे पॉइंट्स को हम इग्नोर करते हैं, हम इसको वापस से डिस्कस करेंगे। तो यहां पर क्या बताया हुआ है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल टू whom you can issue the private placement, what is the maximum number, what is the maximum number, the maximum number is 50, ठीक है। सो यहां पर आ जाएगा दैट ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट है, ये प्राइवेट प्लेसमेंट किसको किया जाएगा, दिस विल बी डन टू द select group of person, और ये select group of person कितना, these select group of person, these should not exceed 50 in a financial year, okay। and these select group of person, इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, these select group of person, it will be identified by the board of directors, ठीक है। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएगा, वो आइडेंटिफाई करेगा, और कितने लोग होंगे, 50। आप 50 से ज्यादा को इशू कर ही नहीं सकते, या 50 से ज्यादा को इशू करने से कुछ गड़बड़ हो जाएगा। व्हाट इफ कंपनी 51 लोगों को इशू कर देता है, व्हाट इफ कंपनी इशूज इट टू 51 identified persons, can the company do so or the company cannot do so, कंपनी ये कर ही नहीं सकता या कंपनी ऐसा कर सकता है, कंपनी कैन नॉट डू सो। कहां पर मना कर रहा है, कहीं पर मनाही है, क्या कहीं पर मनाही है, कहीं ऐसा लिखा है नहीं कर सकता, मुस्कान बोल रही है कर सकता है, ओके। मुस्कान कहां लिखा है कर सकते हो, नेमिन बोल रहा है यहां पे वर्ड लिखा है डू नॉट एक्सीड, रौनक बोल रहा है कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, कंडीशन इसके लिए नहीं है, कंडीशन किसी और चीज के लिए, वो तो आपको ये बता रहे हैं कि उन लोगों को आप ऑफर कब दोगे, क्या करोगे, एंड ऑल ब्ला 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 ब्ला, वो सारा चीज है कंडीशंस। आगे खाली आपको सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो सिक्योरिटीज इशू हो रहे, तो एसआर पास करना ही होगा। मुस्कान कर सकते हैं, ध्यान रखना। मैं अब आपको एक और पॉइंट यहां पे पढ़ाता हूं, अभी अभी हमने उसको डिस्कस किया, आप मुझे रीड करके बताओ। अभी हमने अभी कौन सा सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 42 सब सेक्शन 2। तो आप 50 से ऊपर को क्या इशू कर सकते हो, आंसर इज यस, करो भाई, कौन मना कर रहा है, लेकिन फिर वो प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा, वो डीम्ड टू बी पब्लिक ऑफर हो जाएगा। आप बताओ जी, ये क्लियर हुआ बच्चा लोग, ये क्लियर हुआ, फिर वो प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा,
करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मनाही नहीं है, खुशी खुशी करो। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो फिर क्या हो जाएगा? फिर ये अगर 50 से ऊपर अगर आपने कर दिया तो ये क्या बन जाएगा फिर आपके लिए? दिस विल बिकम डीम्ड पब्लिक ऑफर। अच्छा, अब अगर आप यहां पर देखो तो वापस से एक बार हम इस पे आते हैं। देखो मैंने फ्रेश यहां पे रखा है। इसमें इधर क्या बताया हुआ है? द सेंटेंस इज समथिंग लाइक दिस। इट मेंशंस whose number shall not exceed 50 or such higher number as may be prescribed। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? बाकी सबको अभी ब्लॉक करके रखो, बाकी सबको ये ब्लॉक करके रखते हैं हम। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? क्या आपके आंसर में कुछ चेंज आएगा अभी? क्या आपके आंसर में कुछ चेंज आएगा? यस? क्या? ये हायर नंबर कहां पे लिखा होगा? वेयर यू विल फाइंड दिस हायर नंबर? वेरी गुड, धवल ने आंसर किया, कैन डू एज पर द रूल्स। ओके, तो क्या 50 से ज्यादा इशू कर सकते हो? यस, आप कर सकते हो। क्या 50 से ज्यादा इशू करने से वो पब्लिक इशू बन जाएगा? अब आपका आंसर चेंज हो सकता है। क्या अगर आप 50 से ज्यादा, सपोज करो मैंने एक फाइनेंशियल ईयर में 60 लोगों को शेयर्स इशू कर दिया थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, क्या ये पब्लिक इशू बन जाएगा? इज दिस पब्लिक इशू? इज दिस पब्लिक इशू? सर इसके लिए हमें यह चेक करना होगा व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड। व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड? सपोज करो रूल्स में 59 प्रिस्क्राइब्ड है। रूल्स में अगर, वेरी गुड रौनक, करेक्ट, तो रूल्स में अगर 59 प्रिस्क्राइब्ड है तब तो सर ये तो पब्लिक इशू हो गया। सर रूल्स में 60 प्रिस्क्राइब्ड है या 60 से ज्यादा है सर, तब तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ। आया समझ में? ये क्लियर? क्या रूल्स ऐसे बोल सकता है 40? क्या रूल्स 40 बोल सकता है? क्या रूल्स ऐसे बोल सकता है 40? आंसर इज नो। ओके, चलो जी, वेरी वेरी गुड। अच्छा, व्हाट इफ, सपोज करो ऐसा हो गया, गवर्नमेंट ने रूल्स निकाल दिया और रूल्स में 40 लिखा है, तो उस रूल का क्या होगा? उस रूल का क्या होगा? उस रूल का क्या होगा फिर? कोई वैल्यू रहेगा उस रूल का? क्या उस रूल का कोई वैल्यू रहेगा? आंसर इज नो। दैट रूल्स विल बी अल्ट्रा वायर्स, दैट विल बी वॉइड एब इनिशियो। अल्ट्रा वायर्स आया? अल्ट्रा वायर्स वर्ड याद है? हमने तो कई बार पढ़ा था अल्ट्रा वायर्स, याद आ रहा है? तो वो अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा। ठीक है, रौनक ने आपने कुछ पूछा है, कोई भी अपने हिसाब से बनाया फिर तो मतलब, रौनक कोई भी अपने हिसाब से बनाएगा फिर तो मतलब, आपके डाउट को मैं समझा नहीं। इफ गवर्नमेंट रिमूव द रूल्स, अच्छा गवर्नमेंट ने अगर रूल्स को रिमूव कर दिया तो फिर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी इशू कर चुके हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इशू करने वाले थे और गवर्नमेंट ने रूल्स चेंज कर दिया तो ऑफ कोर्स फिर आप नहीं कर पाओगे। तो यहां पे आपको, यहां पर आपको रूल 14 सब रूल 2 देखना होगा, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट रूल्स का। वो यहां पे क्या प्रिस्क्राइब करके रखा है? इट प्रिस्क्राइब्स 200। तो फिलहाल आप मुझे बताओ, प्राइवेट प्लेसमेंट कितने लोगों तक का हो सकता है?
प्राइवेट प्लेसमेंट कितने लोगों को कर सकते हो आप? हाउ मेनी पीपल? प्राइवेट प्लेसमेंट कितने लोगों को हो सकता है? मुस्कान बोल रही है 50। नहीं मुस्कान, अब आंसर हो जाएगा 200। वाई? बिकॉज अ हायर नंबर इज प्रिस्क्राइब्ड। तो 50 या 200, तो फिलहाल आप किसको फॉलो करोगे? 200 को। ओके, लेकिन अगर रूल साइलेंट हो जाए तो फिर आप किसको फॉलो करोगे? 50 को। ठीक है, तो यहां पर ये जो आपका 50 है, ये अब आंसर क्या हो जाएगा? ये अमेंड हो जाएगा, और ये अमेंड होकर क्या बन जाएगा? 200। आप बताओ जी, ये क्लियर? क्लियर? स्टेप बाय स्टेप अपन कवर करते हैं। आप बताओ जी, ये क्लियर हो गया? ओके, सो एक आपका झगड़ा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, 50 और 200। तो यहां पर करेक्ट आंसर आपके लिए क्या होगा? करेक्ट आंसर इज 200। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो इसको मैंने ब्लैक कलर से डार्क करके रखा हुआ है, इसको रीड करते हैं। तो चलो फिर से फ्रेश स्लाइड में। अब आपका फोकस किसके ऊपर रहना चाहिए? अब आपका फोकस रहेगा सिर्फ इस लाइन के ऊपर, एक्सक्लूडिंग द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, employees of the company being offered securities under the scheme of employee stock option in terms of the provision of clause B of subsection 1 of section 62। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका क्या मतलब हुआ? क्या मैं 200 से ज्यादा को भी इशू कर सकता हूं और फिर भी वो पब्लिक इशू नहीं कहलाएगा? क्या ऐसा भी हो सकता है? कब? कब? क्या इस टाइप का सेम प्रोविजन हमने पहले भी कभी पढ़ा है? भूतकाल में कभी हमने पहले पढ़ा है ऐसे प्रोविजन को? हैव वी गॉन थ्रू एनी ऑफ द प्रोविजन इस टाइप का? हाँ, वेरी गुड रौनक। प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स में हमने देखा था ना। एग्जैक्टली exactly. तो सेम पॉइंट यहां पे आता है। तो सर आप 200 लोगों को इशू कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पर ये जो 200 है, ये 200 में किन लोगों को एक्सक्लूड कर दो? एक्सक्लूडिंग द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, एंड दूसरा आपके एम्प्लॉयज। बट एम्प्लॉयज कभी? एम्प्लॉयज जिनको आप शेयर्स इशू कर रहे हो अंडर ईसॉप। ईसॉप क्या होता है बस अगले चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, ईसॉप ही पढ़ेंगे, बट वैसे आपको पूरा पता है। बाप रे, रौनक को तो पूरा एग्जाम्पल भी याद है, फ्लोरा एंड फोना वाला, फाउंडेशन के अंदर भी हमने पढ़ा था, करेक्ट? और हमने इंटरमीडिएट के अंदर भी ये वाले पॉइंट को देखा था कि 200 प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में, सो 200 एक्सक्लूडिंग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर एंड एम्प्लॉइज अंडर द ईसॉप। तो अब भले ही आप सपोज करो 240 जन को प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर्स इशू कर दो, लेकिन अगर आपने प्रूव कर दिया कि ये 240 में लेट्स से 20 जो है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है, और ये जो 20 है ये आपके ईसॉप वाले शेयर्स है, तो क्या आपने सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 को वायलेट किया? तो आपका आंसर हो जाएगा नो। आप बताइए, ये क्लियर हुआ? आपने इस सेक्शन को वायलेट नहीं किया। गाइस, ऑल दिस इज क्लियर? ऑल दिस इज क्लियर? ध्यान रखना, एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब अगर थोड़ा सा भी लेवल पेपर का बनाना चाहे तो वो इस तरह से आ सकता है। तो बेसिकली अब आपको अगर कंक्लूड करना है तो आप क्या बोलोगे? प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी मेड, करेक्ट? अ प्राइवेट प्लेसमेंट can be made, and this can be made to a maximum of how many people? 200 identified person, okay, per financial year। आप बताओ, ये क्लियर हुआ बच्चा लोग? ये क्लियर हुआ?
करेक्ट, बट दिस 200 excluding shares which are issued to qualified institutional buyers and the ESOP. अच्छा, ये शेयर्स का बात हो रहा है या पर्सन्स का बात हो रहा है? ये शेयर्स का बात हो रहा है या पर्सन का बात हो रहा है? ये शेयर्स का बात हो रहा है पर्सन का? पर्सन का, ठीक है। तो एक इंसान को आप कितने भी शेयर्स इशू करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक एक शेयर आपने सपोज करो 200 लोगों को इशू कर दिया या 200 से ज्यादा लोगों को इशू कर दिया जिनमें कोई क्यूआईबी या ईसॉप नहीं है, तो फिर ट्रिगर हो जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि देखो नंबर ऑफ शेयर्स तो कम ही है, राइट? तो आपको ये ध्यान रखना है, इट इज पर्सन। अच्छा, अब मैं आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर मैं आज नहीं करने वाला। इसका आंसर आप मुझे सर्च करके बताओगे। सो ए लिमिटेड इशूड वाया प्राइवेट प्लेसमेंट। ए लिमिटेड ने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू यहां पर इशू किया 150 लोगों को इक्विटी शेयर्स, ठीक है। सो 150 पर्सन्स को उन्होंने इशू कर दिया इक्विटी शेयर, और फिर उन्होंने इशू किया 150 पर्सन्स को प्रेफरेंस शेयर, और फिर उन्होंने इशू कर दिया 150 पर्सन्स को डिबेंचर्स, ठीक है। एंड ऑल दिस वाज डन ऑन द सेम डे। तो आप मुझे बताओ, इज देयर अ वायलेशन? सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 का क्या यहाँ पे कोई वायलेशन हुआ है या नहीं? इसका आंसर मुझे अभी नहीं चाहिए, इसका आंसर आप लोग रिसर्च करोगे और आप मुझे बताओगे कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, इज देयर अ वायलेशन, और यहाँ पे कोई वायलेशन नहीं हुआ है, ठीक है। देखो, अगर आप बोलोगे वायलेशन हुआ है तो उसका आंसर आपका होगा, क्योंकि सर 300 लोग हो गए, ये 450 हो गए। और अगर आप बोलोगे वायलेशन नहीं हुआ तो आप बोलोगे सर देखो डिबेंचर्स में 200 को पार नहीं किया, इक्विटी में 200 को पार नहीं किया, प्रेफरेंस में 200 को पार नहीं किया, तो सर ये वायलेशन नहीं है। तो आपको समझ में आ गया आंसर क्या आपको ढूंढना है, दैट ये जो 200 का लिमिट है, ये 200 का लिमिट इन टोटल है, और ये 200 का जो लिमिट है आपके पास, ये पर सिक्योरिटी पर फाइनेंशियल ईयर है। आपको ये सर्च करना है। ओके गाइस, क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए, तो अब हम यहां पर इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये लिमिट हमारा यहां पर डिस्कस हो चुका है। हावेवर आपको एक पॉइंट यहां पे और ध्यान रखना है कि ये जो लिमिट है 200 का जो लिमिट है, दिस लिमिट, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज। एक तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और दूसरा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। दो कंपनीज है, इनको बोला गया है इनके ऊपर कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। सो यहां पर ही मैं कहीं पर लिख देता हूं इसको, दैट द लिमिट ऑफ 200 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एंड अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ये दो कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये क्लियर? चलिए, तो अब हम यहां पे आगे डिस्कस करते हैं। और यहां पर आप देखो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को डिफाइन किया गया है। अब बेसिकली अगर आप देखो तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो है वो आपको डिफाइन किया गया है किसके अंदर? सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन, ये 2009 नहीं है, ये आ जाएगा आंसर 2019। अभी मेरे पे शक की नजर से मत देखना, ये एमसीए की वेबसाइट पर ही ऐसा लिखा हुआ है।
कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ऑल सेम। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में कौन कौन आ जाते हैं? क्यूआईबीज में आपके पास आ जाएंगे जैसे कि बैंक, फिर जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड। यार आपको समझ में? ये इस तरह का एक पूरा लिस्ट वहां पे दिया हुआ है। तो ऐसे बड़े बड़े फंड हाउसेस जो होते हैं उनको बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अब यहाँ पे क्या बताया हुआ है, एक और एक्सप्लेनेशन दिया था, इसमें बता रहे इफ अ कंपनी whether it is listed or it is unlisted that makes an offer to allot or invites subscription or allots or even enter into an agreement to allot securities more than the prescribed number of persons, whether the payment for the securities have been received or not, or whether the company intends to list its securities or not on any recognized stock exchange, the same shall be, ये देख लो, deemed to be an offer to the public and shall accordingly be governed by part 1 of this chapter। तो हो गया सहारा, ये हो गया आपका सहारा केस। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इररेस्पेक्टिव, आपको भले ही पैसा मिला नहीं हो, अगर आपने अग्रीमेंट भी कर लिया, भले आपको पैसे नहीं मिले हो, आपने अग्रीमेंट भी अगर कर लिया, तो आपका यहां पर क्या मान लिया जाएगा, वो डीम्ड पब्लिक इशू मान लिया जाएगा। ठीक है, तो हम कब मानेंगे आपने 200 से ज्यादा को अलॉट कर दिया? जब आपने एक्चुअल अलॉट कर दिया या आपने अग्रीमेंट कर दिया। तो आप यहां पे ध्यान रखना, वेदर इट इज द एक्चुअल अलॉटमेंट और इट इज एन अग्रीमेंट टू अलॉट, both are counted for private placement। okay, both are counted in that 200 limit, वो 200 के लिमिट में दोनों को काउंट किया जाएगा। तो आप ये नहीं बोल सकते यार पैसा तो मिला नहीं ना अभी तक, जब पैसा नहीं मिला तो आप कैसे बोल सकते हो कि मैंने वायलेशन किया? तो वायलेशन सिर्फ पैसा मिलने पे या शेयर अलॉट करने पे नहीं होगा, अगर आपने अग्रीमेंट कर लिया तो भी वो क्या है, वायलेशन। फिर देखिए, अ कंपनी मेकिंग प्राइवेट प्लेसमेंट शैल इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एंड एप्लीकेशन इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जैसे पब्लिक इशू में प्रोस्पेक्टस होता है, वैसे ही प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा आपके पास, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एंड एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये फॉर्म कौन सा नंबर है? देखो, अब ये फॉर्म नंबर्स आपको याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, पर अगर याद रखो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। मतलब को ऐसे बैठ के रट्टा नहीं मारना है, साथ साथ में अगर आप उसको पढ़ते जाओगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। इट इज फॉर्म PAS4। ठीक है, फॉर्म PAS4 के अंदर आपका ये फॉर्म जाएगा एंड दिस विल बी फॉरवर्डेड टू द आइडेंटिफाइड पर्सन ओनली, जिनका नाम और एड्रेस क्या किया जाएगा, इट विल बी रिकॉर्डेड बाय द कंपनी। और जब आप ये भेजोगे तो दिस विल बी गिवन ओनली टू दैट स्पेसिफिकली पर्सन। ठीक है, सो आप यहां पे देखना, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एंड एप्लीकेशन, ये जो है आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, PAS4, this will be issued only to the specific identified person। सिर्फ उसी पर्सन को आप इशू करोगे, आप किसी और को इशू नहीं कर सकते। क्लियर बच्चा लोग, ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो सपोज करो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहां पर डिसाइड किया कि हमें प्राइवेट प्लेसमेंट करना है। ठीक है, जो प्राइवेट प्लेसमेंट है, दिस प्राइवेट प्लेसमेंट इज टू बी डन टू सलोनी। अब सपोज करो सलोनी कहीं मिल नहीं रही है, तो क्या ये शेयर कंपनी मुस्कान को इशू कर सकते हैं? अगर सलोनी नहीं मिल रहे तो सलोनी के अलावा किसी और को नहीं इशू होगा। आप बताओ, इज दिस क्लियर? अच्छा, यहां पर एक और पॉइंट है, प्रोवाइडेड दैट द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एन एप्लीकेशन shall not carry any right of renunciation। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है?
इसका क्या मतलब है? shall not carry any right to renunciation, मतलब अगर सलोनी ऐसा बोले मेरा मन नहीं है, मेरी जगह एक काम करो मुस्कान शेयर ले लेगी, तो क्या ऐसा हो सकता है? नो, नो सब्सटीट्यूशन। अभी एक बात बताओ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा, अभी कल को मैं आपको बोलूं चलो मैं लॉ नहीं पढ़ाऊंगा, मेरी जगह कोई और प्रोफेसर आएगा, आई रेनाउंस माई राइट टू टीच यू लॉ, अग्री करोगे क्या आप? नालायक लोग, यस बोल दिया तो देख लेना कल से पढ़ाने नहीं आऊंगा। जस्ट किडिंग। तो आपको पॉइंट समझ में आया कि सब्सटीट्यूशन अलाउड नहीं है, आप उसको रेनाउंस नहीं कर सकते। फिर आप देखो, एवरी आइडेंटिफाइड पर्सन विलिंग टू सब्सक्राइब द प्राइवेट प्लेसमेंट इशू shall apply in the private placement and application which is issued to such person along with the subscription। तो आप ध्यान रखना, वो जो आइडेंटिफाइड पर्सन होगा वो सब्सक्रिप्शन मनी क्या करेगा, पे करेगा टू द कंपनी, एंड दिस विल बी पेड ओनली बाय चेक और बाय डिमांड ड्राफ्ट और बाय एनी अदर बैंकिंग चैनल, बट नॉट बाय कैश। आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते, आप एनईएफटी कर दो, आप आईएमपीएस कर दो, आप चेक दे दो, आप डिमांड ड्राफ्ट दे दो, कुछ भी करो लेकिन कैश नहीं होना चाहिए, और वो बैंकिंग चैनल। और ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? why is like this? Why you have a provision like this? So that you can track by whom the money is received, right, and to whom the securities are issued। नहीं तो कल को पता है क्या हो जाएगा, सलोनी ने शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, मैं तो बोल दूंगा ये तो पैसा मेरे को आरती से मिला है। और ऐसा मैं क्यों बोलूंगा? क्योंकि सलोनी 200 फर्स्ट पर्सन है जिसको मैंने सिक्योरिटीज इशू किया, मैं तो बोलूंगा नहीं नहीं मैंने तो शेयर्स आरती को इशू किया था, आरती को तो मैं पहले भी शेयर्स इशू कर चुका हूं, तो यार ये देखो 200 लोगों के अंदर ही है, मैं वायलेशन में नहीं हूं। फिर आप बोलोगे अच्छा प्रूफ करो आरती नहीं पैसे दिए, तो आप बोलोगे देखो ये जो गड्डी है ना, ये 2000 की जो गड्डी है, ये 2000 की गड्डी आरती ने दिया था, ठीक है? बिल्कुल रौनक एकदम करेक्ट है, ब्लैक मनी भी हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग, राइट, दिस इज मनी लॉन्ड्रिंग। समझा? अगर ये प्रोविजन नहीं रहता तो मनी लॉन्ड्रिंग हो जाता। अब बताओ ये क्लियर हुआ? आगे यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जो भी कंपनी को यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मनी मिला है, दिस सब्सक्रिप्शन मनी शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड, सो द कंपनी शैल नॉट यूटिलाइज द मनी रेज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, जब तक कि आप अलॉटमेंट और ये रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आरओसी को फाइल नहीं कर देते। तो जब तक आप ये रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर सकते। अब रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट किस में जाएगा? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विल बी इन फॉर्म PAS3, the return of allotment this will be form PAS3। तो जब तक आप ये रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं करोगे तब तक आप इस मनी को यूज नहीं कर सकते। अब ये जो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट है ये कितने दिन में करना है? दिस हैज टू बी फाइल्ड विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, जब से आपने अलॉट किया, 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, जब से आपने अलॉट किया उसके 15 दिन के अंदर अंदर ही, ठीक है? फिर देखिए नो फ्रेश ऑफर और इनविटेशन, तो बेसिकली यहां पर ये बता रहे कि जब तक पुराना ऑफर आपका कंप्लीट नहीं हुआ, उसका रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट और ये सब आपने कंप्लीट नहीं किया, तब तक आप नया इशू करने मत आ जाना। सो नो फ्रेश ऑफर or invitation under this section shall be made unless the allotment with respect to any offer or invitation which was made earlier have been completed or that offer or invitation have been withdrawn or abandoned by the company। आप बताओ जी ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? और आगे बता रहे हैं प्रोवाइडेड दैट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम पर्सन, तो जो आपने आइडेंटिफाई करके रखा है उसमें मैक्सिमम, आप ऐसा नहीं कर सकते 240 जन को इशू कर दो और फिर वहां पर बोलो ये देखो ये 60 ने तो विड्रॉ कर लिया, हम तो 180 पे मजाक कर रहे थे तो टाइम पास था, ऐसा नहीं होगा। तो आपने अगर ये 240 के साथ हुआ तो आप देखो वायलेशन कर जाओगे, क्यों? बिकॉज यहाँ पर इवन अग्रीमेंट टू बाय, मतलब अग्रीमेंट टू इशू द सिक्योरिटी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अलॉटमेंट इटसेल्फ, यस और नो?
तो वो 200 के नंबर को आप एक्सीड कर जाओगे, और भले ही बाद में ये 60 विड्रॉ कर ले, पर आप फंस जाओगे, यहाँ पर वायलेशन ही माना जाएगा। देन यू हैव सबसेक्शन 6, वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अ कंपनी मेकिंग एन ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर अंडर दिस सेक्शन shall allot the securities within 60 days from the date of application money। तो एप्लीकेशन मनी मिला, उसके 60 दिन में सिक्योरिटीज को इशू कर दो, और जब आपने सिक्योरिटीज को अलॉट कर दिया उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म फाइल करना है। ठीक है, तो आप ये देखो, ये हो गया आपका आइडेंटिफाइड पर्सन। तो ये आइडेंटिफाइड पर्सन ने आपको पैसे पकड़ा दिए। ठीक है, तो दिस इज मनी, ये आपको मनी दे दिया। अब ये जब आपको मिला है तो कंपनी नेक्स्ट 60 डेज में यहां पर क्या कर देगा, सिक्योरिटीज अलॉट कर देगा, और ये अलॉट करने के मैक्सिमम 15 डेज के अंदर आपका रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ये जाएगा टू द आरओसी। डज दिस मेक सेंस? ये कौन है, ये हो गया आपका आइडेंटिफाइड पर्सन। आप बताइए, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अच्छा, इसके अलावा ये जो पैसा कंपनी को मिला है, जब तक आप यहाँ पे शेयर्स को अलॉट नहीं करते, ये जो मनी है ये किस में पड़ा रहेगा, दिस विल बी केप्ट इन द एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो मतलब एक स्पेशल अकाउंट आपका रहेगा, आप उसमें इस अमाउंट को रखोगे, एंड दिस अमाउंट विल नॉट बी यूटिलाइज्ड। तो सर फिर पैसा क्यों लिया है अगर यूटिलाइज ही नहीं कर सकते? अरे भाई, इट इज नॉट टू बी यूटिलाइज्ड अंटिल अलॉटमेंट। अरे आया समझ में? अंटिल अलॉटमेंट। तो ये देखो, for the securities, if the company is not able to issue the allot the securities within that period, it shall repay the application money to the subscribers within the next 15 days after the expiry of those 60 days। so या तो allot कर दो, तो अगर allot कर दिया, अगर allot कर दिया तो आप क्या करो, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, और अगर allot नहीं किया तो 15 दिन के बाद आपको, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर इस एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर दो। ठीक है, और नहीं किया तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इफ द कंपनी फेल्स टू रीपे तो 12% का इंटरेस्ट आप देना शुरू कर दो फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द 60th डे। और ये जैसे मैंने आपको बताया, ये जो अमाउंट है दिस विल बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट विद द शेड्यूल्ड बैंक, एंड इट शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी अदर पर्पस। या तो शेयर्स अलॉट कर दिया उसके एडजस्टमेंट के लिए, या फिर आप इसको रीपे करोगे। फिर यहाँ पे बताया हुआ है, नो कंपनी इशूइंग सिक्योरिटीज शैल रिलीज द पब्लिक एडवर्टीजमेंट। तो कोई भी पब्लिक एडवर्टीजमेंट यहाँ पर इशू नहीं होगा, क्योंकि अगर पब्लिक एडवर्टीजमेंट कर दिया तो फिर वो प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे रहा। ठीक है, इसके अलावा आपको बताया हुआ है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भी फाइल करना पड़ेगा, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 15 दिन के अंदर अंदर आपका फॉर्म PAS3 के अंदर रिटर्न फाइल हो जाएगा। और अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाए तो फिर यहाँ पे पेनल्टी है। और सब सेक्शन 10 यहाँ पे बताया कि अगर इन कॉन्ट्रावेंशन आपने लिया तो आपको यहाँ पे जो भी अमाउंट आपने रेस किया है वो, या 2 करोड़ रुपीस विच एवर इज लोअर, आपके ऊपर क्या हो जाएगा, पेनल्टी लग जाएगा, और आपको फिर ये अमाउंट रीपे भी करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। ये हमने ऑलरेडी कवर यहाँ पे किया है। इसके अलावा आप ध्यान रखना कि कंपनी को जब प्राइवेट प्लेसमेंट करना होगा तो प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन तो चाहिए, इसके बाद में स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना होगा। सो कंपनी विल हैव टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन दोनों। और ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन होगा, इस स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर डिसाइड किया जाएगा कि किसको शेयर्स अलॉट करना और किसको शेयर्स अलॉट नहीं करना। आप मुझे बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? हालांकि ये स्पेशल रेजोल्यूशन का रिक्वायरमेंट, इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन सर्टेन केसेस। और वो क्या है, अगर आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इशू कर रहे हो, राइट, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को अगर आप इशू करते हो तो ये आपको रिक्वायरमेंट का जरूरत नहीं है। अगर आपने जो लिमिट है, बेसिकली जो लिमिट है अंडर सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, इसके लिमिट के विद इन अगर आप कर रहे हो तो ये क्या होता है, बेसिकली बोरिंग पावर। सेक्शन 180 आपके सीए फाइनल में मिलेगा, बट अभी के लिए आपको बता देता हूँ। सेक्शन 180 ये बताता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक लिमिट दे दिया है, तो वो उस लिमिट के विद इन तक अगर आप बोरोइंग करते हो
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अकेले खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर वो लिमिट को आपने एक्सीड कर दिया तो फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा. सो इफ इट इज विद इन द लिमिट देन देयर इज नो प्रॉब्लम. आप बताओ जी, क्या ये आपको क्लियर हुआ है? प्राइवेट प्लेसमेंट क्या आपको क्लियर हुआ है? राइट तो अब आप एक काम करो, ये पूरा जो चैप्टर है इसको अच्छे से आप पढ़ो, रिवाइज करो, ठीक है? और फिर कल अगर आपके डाउट्स होंगे तो आप मुझे बता देना, नहीं तो फिर कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स के लिए. ठीक है, आपका डाउट ऊपर है, सर प्राइवेट प्लेसमेंट के क्या एडवांटेज है? देखो प्राइवेट प्लेसमेंट का ये एडवांटेज है कि कंपनी का खर्चा बचता है, टाइम बचता है, मेहनत बचती है और कंपनी को पैसा भी मिल जाता है. तो सपोज कंपनी को पैसे चाहिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज नीडेड, और वो कंपनी को पैसे लेट्स से जो डायरेक्टर्स है उन्हीं के रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जान पहचान के कुछ लोग हैं, उन्हीं से सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ये 200 के लिमिट एक इन्होंने सेट कर दिया, तो कम लोगों को आप शेयर्स इशू कर रहे हो, तो आपको ये इतना ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में परमिशन लेना और ये सब आपको काम नहीं करना पड़ेगा. तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट कि कम खर्चे में कम टाइम में आपका, दिस इज बेसिकली यू कैन से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. अगर आप ये टर्म आपने कई बार सुना है तो इस इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. इससे फायदा कंपनी का ये हो जाता है कि ज्यादा तामझाम, इतना मेहनत उनको नहीं लगता, बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस नहीं रहता. ओके, ऑल राइट देन, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग.